आज के वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित भारत अर्थात गर्म होता भारत और उसका प्रभाव, जो पर्यावरणीय न्याय है और जलवायु न्याय है उससे संबंधित। जो गर्म होता भारत का अर्थ है कि जो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापन की समस्या है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण उसका जो प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और मुख्य रूप से जो विकासशील और उष्णकटिबंधीय देश है, मकर और कर्क रेखा में अवस्थित देश है, उन पे अधिक पड़ रहा है। उनमें भारत भी है। और उस प्रभाव के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है उसके कारण भारत भी गर्म हो रहा है। और भारत में गर्म होने के कारण इसका जो सामाजिक जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव जलवायु न्याय और पर्यावरणीय न्याय इस पर आधारित है। अर्थात जो प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का वह प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ता है और इसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग होते हैं, वंचित देश होते हैं या विकासशील या निर्धन देश होते हैं, उन पे सबसे अधिक पड़ता है। अगर गर्म होते भारत के संदर्भ में पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय न्याय के साथ साथ जो जलवायु न्याय इसकी बात की जाए तो पर्यावरण न्याय और जलवायु न्याय की जो परिभाषा है अभी कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं दी गई है। यह केवल जो बहसें होती हैं, इसके अलावा जो वाद विवाद होते हैं और जो पत्रकार या अखबार उसमें इसकी परिभाषा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाती है। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो वो इस प्रकार है कि जलवायु और पर्यावरण न्याय इस बात से संबंधित है कि जो तत्व या विकसित देश या जो उच्च वर्ग या औद्योगिक तत्व या औद्योगिक देश जो पर्यावरण और जलवायु में नकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, उस परिवर्तन के कारण वंचित और विकासशील और गरीब देश हैं या गरीब वर्ग है उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और उन प्रभावों को कम करने के लिए जो विकसित देश है ऐसी तकनीक ऐसे देशों में प्रयुक्त करते हैं जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिले विकासशील और वंचित वर्गों में, और जिससे उन्हें पर्यावरणीय और जलवायु प्रभाव के नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है उससे बचने में मदद मिले। इसे ही पर्यावरणीय न्याय या जलवायु न्याय कहा जा सकता है। जब दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थी उसमें 3 गुना करने और 2030 तक ऊर्जा दक्षता के सुधार की दर को स्वैच्छिक रूप से 2 गुना करने पर सहमत बनी। और इसमें जो कुछ विवादास्पद मुद्दे भी आए, जैसे इसमें जो जलवायु संकट इसका मूल कारण है, इसके संबंध में जो मुद्दे जैसे इस प्रकार है कि जैसे जो जीवाश्म ईंधन है उसको चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार खत्म किया जाए। जीवाश्म ईंधन अर्थात जो कोयला है, पेट्रोल है और डीजल है, इसके जलने से जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है उनका प्रभाव कैसे कम किया जाए, इस पर वाद विवाद इस शिखर सम्मेलन में चला। साथ ही साथ इसमें किसी भी जैसे ऊर्जा परिवर्तन की पहल में 2 मानक आदर्शों को शामिल करने पर सहमत बनी या इसकी बात कही गई। जैसे इसमें जो पर्यावरणीय और जलवायु जो नकारात्मक इस परिवर्तन पड़ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों के, उसके स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर सहमत बनी। और इसके अलावा जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में जो उन विकासशील देशों को सहायता देने की बात की गई है उनके सामाजिक और पर्यावरणीय लागत को भुगतान करने की इसमें सहमत बनी अप्रत्यक्ष रूप से। और साथ ही साथ इसमें जलवायु न्याय के लिए जो मुआवजा लोगों को दिया जाए अर्थात विकासशील देशों को जो मुआवजा दिया जाए उनको जो नुकसान हुआ है उस पर बातचीत हुई और उस पर कुछ सहमति बनी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो विकासशील देशों को सबसे अधिक नुकसान पर्यावरणीय प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग से पहुंचा है, जबकि विकसित देशों ने या जो उच्च वर्ग है, अमीर वर्ग है या पूंजीवादी वर्ग है या पूंजीवादी देश है जैसे अमेरिका, पश्चिमी यूरोप या अन्य देश हैं जो इसी श्रेणी में आते हैं। अगर एशिया में ले लिया जाए तो जापान इस श्रेणी में आता है। तो इन देशों ने जो आर्थिक विकास है, औद्योगिक विकास है, उसका फायदा सबसे अधिक उठाया है और इसका जो नुकसान सबसे अधिक नुकसान है, हानि झेली है विकासशील देशों ने, गरीब देशों ने या वंचित वर्ग उन्होंने झेली है। पूरे विश्व के संदर्भ में लिया जाए तो ये बात आती है, अगर किसी
एक देश के संदर्भ में लिया जाए, अगर भारत के संदर्भ में लिया जाए तो भारत में सामाजिक जो आर्थिक असमानता है वो मुख्य रूप से पर्यावरणीय समस्या और जलवायु समस्या पर आधारित है। अगर इसकी बात की जाए कि जो उच्च वर्ग अर्थात औद्योगिक घराने हैं, वो जो देश के संसाधन हैं, उन संसाधनों अर्थात कच्चे माल, जो जंगल है, कोयला है, खाने हैं, उनमें औद्योगिक निजी औद्योगिक घराने के साथ साथ सार्वजनिक उपक्रम भी आते हैं। उन्होंने सर्वाधिक इसका दोहन किया है और उससे जो लोग विस्थापित हुए हैं, उन क्षेत्रों में जनजातियां विस्थापित हुई हैं, उन्हें इसका कोई भी फायदा नहीं पहुंचा है और वो अभी भी वंचित श्रेणी में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसके लिए जो पर्यावरणीय और जलवायु न्याय का जो सिद्धांत है उसे व्यवहारिक रूप से अप्लाई करने की आवश्यकता है, या जो वंचित वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में, आर्थिक मुख्य धारा में लाया जाए। यही पर्यावरण न्याय या जलवायु न्याय की अवधारणा को पुष्ट करता है। अब ये दोनों सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यता मिली है, लेकिन जो किसी देश के संदर्भ में, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, किसी देश विशेष के संदर्भ में अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में जो नीतियां हैं वो राजनीतिक और घरेलू मोर्चे पर ऐसी नीतियां कभी कभी असफल भी हो जाती हैं और ये बहस का विषय बनती है। अगर भारत का रुख देखा जाए इस मामले पर तो भारत ने जितनी पर्यावरणीय या पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की हैं उनको जिम्मेदारी पूर्वक निभाया है और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं हुई हैं उनमें भी अपना रुख स्पष्ट रखा, जिससे पूरे विश्व में जो पर्यावरण समस्या हल हो सके, ग्रीन हाउस गैसें कम हो सके, साथ ही साथ देश के हित अर्थात भारत का हित भी इसमें सुरक्षित बना रहे। अगर विकासशील देशों के ऐतिहासिक क्रम को देखा जाए, ऐतिहासिक औद्योगिक आर्थिक विकास को देखा जाए, इसके में अगर भारत को लिया जाए तो भारत ने कम से कम जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है किया है, जबकि भारत की जनसंख्या इस समय वर्तमान में अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार 142 करोड़ से ऊपर हो गई है और संभवतः चीन से आगे निकल गई है। फिर भी भारत ने जो अन्य विकसित देश है, पूंजीवादी देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी यूरोप या अन्य विकसित देश, उनकी अपेक्षा भारत ने प्रति व्यक्ति कम ऊर्जा उत्सर्जन किया है या भारत ने कम कार्बन का उपभोग किया है, जबकि विकसित देशों ने कार्बन का उपभोग अधिक किया है और वही सबसे अधिक जो जलवायु और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने के जिम्मेदार है। इसलिए जो पर्यावरणीय और जलवायु न्याय की बात है वो पूरे विश्व के संदर्भ में लागू होती है और ये बात जब ही पूरी होगी जब विकसित देश जो पेरिस के समझौते के अंतर्गत जो संधियां की गई हैं उन पर पालन करें। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन गैस को बचाने संबंधित है और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने संबंधित है, ऐसी जो नियम है इन पर विकसित देश पूरी तौर पर पालन करें और विकासशील देशों को कार्बन क्रेडिट जैसी जो व्यवहारिक अवधारणा है उनमें पूरी तौर पर लागू करें। तभी जलवायु न्याय और पर्यावरणीय जो न्याय की जो अवधारणा है वो पूरी तौर पर सिद्ध हो सकती है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर असमानता की बात की जाए, वैश्विक असमानता की बात की जाए, अगर भारत के संदर्भ में असमानता की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन जो गरीब है, वंचित वर्ग है, विकासशील देश है उनको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे जलवायु प्रेरित जो समस्याएं अर्थात ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन से जो समस्याएं उभरी है, मुख्य रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच के जो उष्णकटिबंधीय देश है उनमें जो समस्याएं उभरी है, उनमें जो सूखा और अत्यधिक आसमायिक बाढ़ और बादलों का फटना, इसके अलावा वर्षा का पैटर्न चेंज होना, मानसून का लेट आना और समय से पहले वापस होना और सर्दियों के जो दिन है उनका कम हो जाना, जिससे जो कृषि संकट बढ़ा है और जो खाद्यान्न उत्पादन है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है मुख्य रूप से हरित क्रांति से संबंधित है 60 और 70 के दशक में, लेकिन पिछले 20-25 सालों में ऐसा अनुभव किया गया है जो वैश्विक तापन की समस्या पैदा हुई है उससे भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें ठहराव सा आ गया है, अर्थात हरित क्रांति में ठहराव सा आ गया है। जो जितना उत्पादन बढ़ना चाहिए था फसलों का उतना उत्पादन नहीं बढ़ा, हालांकि उत्पादन बढ़ा है और भारत अभी भी अपनी जनसंख्या विशाल जनसंख्या की उधर
पूर्ति के लिए सक्षम है। लेकिन जो कृषि संकट है आगे आने वाले समय में एक गहराता जाएगा। जैसे भारत में दिनों दिन जो भूमिगत जल स्तर है वो गिरता जा रहा है, क्योंकि कृषि में सर्वाधिक भूमिगत जल स्तर का जो जल है उसका प्रयोग किया जाता है इरिगेशन के लिए या खेतों में पानी लगाने के लिए। और वर्षा, तापमान और चरम जो जलवायु घटनाएं हैं वो सीधे कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, जिससे किसानों की आय में कमी आती है और आर्थिक असमानता पैदा होती है। और भारत के संदर्भ में तो ऐसा है, क्योंकि अगर भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को लिया जाए तो भारत की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है, वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है और वहाँ जो मछलियाँ हैं काफ़ी अधिक मात्रा में मिलती हैं। लेकिन ये मछलियाँ में समुद्री जल के प्रदूषण के कारण, समुद्री जल का जो तापमान है उसके तापमान बढ़ने के कारण, समुद्री जल की अम्लीयता बढ़ने के कारण, क्योंकि समुद्री जल जो कार्बन, वातावरण का जो कार्बन उसे सोखने का कार्य करते हैं, अधिक मात्रा में सोखने पर उसका जल अम्लीय हो रहा है और जो मछलियों का भंडार है वो कम होते जा रहा है। इसलिए आर्थिक असमानता बढ़ रही है, क्योंकि जो मछुआरे हैं उनकी आय कम होने लगी है। और जो आर्थिक असमानता और कार्बन उत्सर्जन के बीच जो संबंध है वो काफी जटिल संबंध है। और इस संबंध को अगर टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट और न्यायगत या न्याय संगत विकास के साथ इसको जोड़ा जाए तो ये बहुत जटिल समस्या हो जाती है, क्योंकि टिकाऊ विकास अर्थात लोगों का सतत आर्थिक विकास भी होता रहे और जो आगे आने वाली पीढ़ियां उनके लिए जो आर्थिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, जल, मृदा और वायु और जंगल, वह सुरक्षित बने रहे और खेत की मिट्टी सुरक्षित बनी रहे, ऐसा होना बहुत ही जटिल है। क्योंकि पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक असमानता को दोनों को एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि अगर हम जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा दें, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दें, इनका उपभोग करें, इनका उपभोग अधिकाधिक करें, तो जो कृषि उत्पादकता और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। अगर भारत की बात करें तो भारत इस समस्या में फंसता जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार कई योजनाएं चला रही हैं जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं उनके उत्सर्जन से जो समस्या है, गर्म होते भारत समस्या है, उससे निजात पाया जा सकता है। अगर हम आगे बात करें कि अगर राज्यों के संदर्भ में हरियाली विकास की बात करते हैं, ग्रीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारत में मुख्य जो लक्ष्य है जो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, उसमें यह है कि गरीबों की जो आजीविका है वो सुरक्षित बनी रहे। और उसमें भारत में जो गरीब वर्ग, वंचित वर्ग अभी भी काफी अधिक है और भारत को ये सुनिश्चित करना है कि जो इस समय जो बिजली उत्पादन क्षमता है 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को उसे और अधिक बढ़ाया जाए। और भारत ने इस संबंध में सन 2070 तक कार्बन शून्य ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इस समय अगर 2021 की बात की जाए, पिछले वर्ष 2021 की बात की जाए, तो उसमें जो कुल ऊर्जा आपूर्ति है उसमें कोयले का जो अंश है उसमें कोयले का अंश 56.1% है और इसके अलावा जो डीजल या पेट्रोल से ऊर्जा प्राप्त करने का अंश है वो 33.4% है। अर्थात कोयला और डीजल या पेट्रोल अभी भी सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जक स्रोत बने हुए हैं। अब समस्त ऊर्जा के उपभोग की बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र है सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जबकि सबसे अधिक भारत में जनसंख्या है कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है और कृषि क्षेत्र में जो ऊर्जा उपभोग है सबसे कम है। औद्योगिक क्षेत्र में जो ऊर्जा उपभोग, समस्त जो ऊर्जा भारत में पैदा की जाती है, उत्पादित की जाती है, उसका आधे से अधिक है, लगभग 51% है। और इसके बाद दूसरा ऊर्जा उपभोग क्षेत्र है परिवहन या ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है और तीसरा ऊर्जा क्षेत्र आवासीय जिसमें 10% ऊर्जा उपभोग की जाती है और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में
11% ऊर्जा उपभोग की जाती है और सबसे कम कृषि क्षेत्र में 3.6% ऊर्जा उपभोग की जाती है। तो इन जो आंकड़ों से पता चलता है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है उसके तुलना में कृषि में जो ऊर्जा उपभोग है बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है जो कृषि क्षेत्र में ऊर्जा उपभोग है वो कम से कम कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि जो औद्योगिक क्षेत्र है अधिक से अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में कम लोग लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में भारत की 60 से 70% जनसंख्या लगी है, उसका जीडीपी में योगदान भी काफी कम है। और जबकि विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक है, उसमें कम लोग लगे हुए हैं। और ऐसी जो असमानताएं हैं, अगर जो ऊर्जा उपभोग की असमानताएं हैं, यही आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता को इंगित करती हैं या इन्हें परिलक्षित करती हैं। इस संबंध में सामाजिक न्याय की अगर बात की जाए, आर्थिक न्याय की बात की जाए, तो उसमें जो जलवायु न्याय और पर्यावरण न्याय की जो अवधारणा भारत के संदर्भ बिल्कुल फिट बैठती है। अर्थात भारत में जो लोग ऊर्जा का कम उपभोग करते हैं वो संख्या में अधिक हैं और साथ ही साथ वह उत्पादन भी बहुत अधिक करते हैं, जिससे लोगों की उधर पूर्ति होती रहे। जैसे भारत का कृषक वर्ग इस वर्ग में आता है। अगर हम आगे बात करें कि अगर जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और कोयले के उपभोग को रोका जाए, पेट्रोल या डीजल के उपभोग को रोका जाए। इसमें कोयले की बात करते हैं। कोयला भारत के मध्य पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से इन 3 राज्यों में। और इसमें कोयला क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हैं उन श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है। और कोयला के अलावा जो लोहा इस्पात उद्योग है वो भी इन क्षेत्रों में ही है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अलावा जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र, गोवा का क्षेत्र है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों के साथ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं और भारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा, इसके अलावा उड़ीसा में कोयला, लोहा और झारखंड में कोयला, लोहा, इनके औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें काफी अधिक श्रमिक वर्ग इसमें लगा हुआ है और अपनी आजीविका ग्रहण कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जाएगा तो इन श्रमिकों की जो आजीविका संकट में पड़ जाएगी, जिससे फिर वही समस्या पैदा हो जाएगी कि जो सामाजिक आर्थिक विकास और न्याय की अवधारणा है उसको जो जलवायु न्याय है और पर्यावरण न्याय उसके साथ कैसे तालमेल उसका बिठाया जाए और इन चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए। और जो क्षेत्र जिनमें औद्योगिक विकास हुआ, भारत के मध्य पूर्वी क्षेत्र, इनमें औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ है और भारी उद्योग स्थापित है, फिर भी यहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषण है, गरीबी है और वहाँ का जो रोजगार है वो निम्न गुणवत्ता वाला है। अर्थात लोग निचले स्तर के रोजगार कर रहे हैं और निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से भारत की जनजातियाँ आती हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार कुछ ऐसी योजनाएं भी चला रही है, जैसे कुछ क्षेत्रों में मध्य भारत और मध्य पूर्वी भारत में जंगलों काटकर वहां पर खनन उद्योग अर्थात खनिज निकालने की बात कही जा रही है। कुछ उपयोगी खनिज भंडार प्राप्त हुए हैं और ऐसे में क्या होगा कि वहां जनजातियां विस्थापित होंगी हजारों लाखों की संख्या में। साथ ही साथ हजारों हेक्टेयर जंगल काटे जाएंगे, जिससे फिर वही पर्यावरणीय न्याय और जलवायु न्याय को कैसे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास से तालमेल बिठाया जाए, समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जो टिकाऊ विकास की अवधारणा है उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए और साथ ही साथ जितने जंगल काटे जाएं, अगर आवश्यक हो तभी काटे जाए, अनावश्यक जंगल ना काटे जाए। उन खनिजों के विकल्प में रूप में अन्य खनिजों का उपयोग किया जाए या अन्य खनिजों का अनुसंधान किया जाए। इस संबंध में जो पेरिस समझौता 2015 हुआ था, पेरिस समझौते में भी कुछ ऐसी बात कही गई थी। इसके अलावा अगर जो भारत की जो सार्वजनिक जीवाश्म ईंधन कंपनियां हैं वह भी इस संबंध में जिम्मेदार हैं, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर वो जो जीवाश्म ईंधन कंपनियां जो सार्वजनिक क्षेत्र की, अगर वो ईंधन का दोहन नहीं करेंगी, ईंधन को निकालेंगे नहीं, तो भारत का आर्थिक विकास रुक जाएगा। इसलिए भारत के पास सीमित विकल्प हैं जिससे पर्यावरण को क्षति भी ना हो, पर्यावरण न्याय और सामाजिक न्याय की अवधारणा भी पूरी होती रहे और लागू होती रहे
और भारत में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो भी कम से कम समस्या दूर रहे या उस समस्या का हल निकल आए। अगर हम केंद्र और राज्य स्तर की बात करें तो भारत में इस संबंध में हरित संघवाद की जो अवधारणा है वो लागू की जा सकती है। हरित संघवाद के अनुसार जो कोयला उत्पादन का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक राजस्व पर निर्भर क्षेत्र है और उसमें कई लोगों की जीविका जुड़ी है। अगर आर्थिक असमानता में ये क्षेत्र आगे कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र, अगर इस क्षेत्र में कोयला उत्पादन रोक दिया जाए तो वो लोगों की जो आजीविका, जो लोग उसमें लगे हुए हैं श्रमिक, वह लोग आजीविका पर संकट पड़ जाएगा या उनका आजीविका पर संकट आ जाएगा। और कोयला ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत भी है, पूरे मध्य भारत गरीब क्षेत्रों में स्थित है। अगर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्रों की बात की जाए तो इनमें भी आर्थिक असमानता की अवधारणा निकल के आती है। साथ ही साथ जलवायु न्याय और सामाजिक न्याय और साथ ही साथ पर्यावरण न्याय ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हो जाते हैं। जैसे कि पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में कोयला एक ईंधन का सस्ता स्रोत है और उन क्षेत्रों में स्थित है और ये क्षेत्र बहुत अधिक गरीब है। जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक गरीबी है, उड़ीसा में बहुत अधिक गरीबी है और झारखंड में भी बहुत अधिक गरीबी है। और जबकि जो सौर ऊर्जा वाले क्षेत्र हैं जिनमें सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए हैं, उनसे बिजली पैदा की जा रही है, पवन ऊर्जा से बिजली पैदा की जा रही है, जैसे गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ और आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र हुआ, केरल के कुछ तटीय क्षेत्र हुए। ये क्षेत्र बहुत अधिक समृद्ध है और साथ ही साथ और यह क्षेत्र धनी भी है आर्थिक संसाधन के रूप में। और यह क्षेत्र जो नवीकरणीय ऊर्जा उसको उत्पन्न करने में अगुआ क्षेत्र भी है और कम से कम कोयला का उपभोग करते हैं और कोयला में नाम मात्र का पैदा होता है। और इसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि भारत को एक ग्रीन डील की आवश्यकता है। ग्रीन डील अर्थात हरित समझौता, एक प्रकार का हरित संबंध जो केंद्र और राज्यों के बीच हो। जैसे हरित संघवाद की जो अवधारणा है केंद्र और राज्यों के बीच की अवधारणा है, इसे हरित संघवाद कहा जाता है। जैसे पर्यावरण की नीतियों को इस प्रकार लागू करना जिससे केंद्र और राज्य आपस में तालमेल बिठाते हुए देश को गर्म होने से बचाएं और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा दें, इसे हरित संघवाद कहेंगे। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरणीय समझौते हैं, पेरिस समझौता है या अन्य कोई समझौता है, तो उस समझौते के आधार पर कानून बनाती है, पर्यावरणीय कानून बनाती है। उन कानूनों को संघीय कानून माना जाता है और संघीय कानूनों को पूरे देश में लागू किया जाता है और उन देशों को लागू करने में देश में लागू करने के साथ साथ इसका मतलब ये है कि राज्यों में लागू किया जाता है और राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर कानूनों को लागू करते हैं और एक प्रकार की जो हरित संघवाद की अवधारणा है वो उभर के आती है, जिससे संपूर्ण देश इस बात में लग जाता है कि भारत देश को किस प्रकार गर्म होने से बचाया जाए। हालांकि कभी कभी संबंधित राज्य में हरित संघवाद की जो अवधारणा है, केंद्र सरकार के जो पर्यावरणीय कानून है उनको लागू करने में दिक्कत होती है। उस राज्य के जो नागरिक होते हैं उनकी कुछ अलग आकांक्षाएं होती हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं, कुछ पारंपरिक आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन ऐसे विवाद बहुत ही कम विवाद होते हैं। इसलिए एक हरित संघवाद को लेते हुए भारत में जो गर्म होता भारत है उसे बचाया जाए और साथ ही साथ भारत ने जो ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा है 2070 तक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्ति करने का लक्ष्य 2070 तक रखा है, उस लक्ष्य को 2070 से आगे ना बढ़ाया जाए। 2070 तक या 2070 से पहले हर हालत में शून्य कार्बन उपभोग ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। तो यही है गर्म होते भारत में पर्यावरण और जलवायु न्याय की अवधारणा।